अब ये बताइए कितने लोग इसमें एमए फाइनल ईयर के हैं? सर मैं शिवांगी। सर मेरा एमए फाइनल है। फाइनल ईयर। बीए सेकेंड ईयर के कितने लोग हैं? सर मेरा बीए सेकंड ईयर है। सर मेरा बीए सेकंड ईयर है। सर मेरा भी बीए सेकंड ईयर। सर मेरा भी बीए सेकंड ईयर है। सर मेरा भी बीए सेकंड ईयर। सर मेरा भी सेकंड ईयर है। सर मेरा भी सेकंड ईयर। चलिए ठीक है। अब देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए, एक्चुअली जो भी पेपर बनता है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बनता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, वो लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो अब मैं पिछले 2-3 साल से बीए सेकेंड ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था, और क्योंकि इस बार एमए फाइनल का रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया उसका सिलेबस है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब वो सब्जेक्टिव पढ़ाया जाता था तो उसमें कुछ प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था, जैसे एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, ऑरिजिन ऑफ द मानसून, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स थे। लेकिन ओवरऑल जब इसका एमसीक्यू बनेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे मुझे लगता है कि बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, और अगर हम सब्जेक्टिव लेवल भी बात करें तो दोनों में बेसिक अंतर ये है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो पढ़ाया जाता था, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एमए फाइनल में पढ़ाया जाता था, तो वो भारत के प्रादेशिक नियोजन से संबंधित था, और उसमें प्लानिंग की कॉन्सेप्ट थी कि मान लीजिए हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है या मानसून रीजन है, या फिर भारत का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो जो भी प्लानिंग के एस्पेक्ट थे तो वो वहाँ पे थे। लेकिन अब चूंकि इस पेपर को मैंने पहले भी आपको पहले दिन बताया था कि फाइनल वालों के लिए ये पेपर होगा 60 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 50 हल करने होंगे, और बीए सेकेंड ईयर में 2 पेपर एक साथ हैं, यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो दोनों से 100 क्वेश्चन बनेंगे, और 100 में आपको 75 करना पड़ेगा, यानी 1 से 37 करना पड़ेगा, 1 से 38 करना पड़ेगा। तो इन कंपेरिजन देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस पे भारत के भूगोल पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और इस क्लास के बाद में भी आपके गूगल आपका जो ये हालांकि मेरे बच्चों का गूगल क्लासरूम भी जनरेट है, लेकिन मैं बाहर के बच्चों को उसमें एंट्री नहीं दे सकता, मैं अपने कॉलेज के बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं, तो मैं भी आपके ग्रुप में इस क्लास के बाद एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंदी में एक रिटन मटेरियल है पीडीएफ फॉर्म में, मैं आपको भेज दूंगा। और मैं यही आपसे चाहूँगा कि आप उसको ऐसा कीजिएगा कि सबसे अच्छा तरीका कि प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, और प्रिंट आउट करके जब आप उसको पढ़ोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में आप उसको कवर कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल एस्पेक्ट बताऊं, फिजियोग्राफी बताऊं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। अब आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही मेरी आवाज। कोई अपने को सर आ रही है आपकी आवाज। सर आ रही है आवाज। हाँ, तो जिसको नहीं आ रही सर आ रही है आवाज। हाँ, अपना आप माइक अपना जो है अपना स्पीकर चेक कीजिए, वहां पे दिक्कत होगी। तो अब ये बताइए आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो लेवल समझ में आया कि किस लेवल पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, या फिर आपको कोई ऐसी कॉन्सेप्ट, आपको देखिए एक एक करके आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, क्योंकि जब आप सभी लोग एक साथ बोलोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एक अच्छा तरीका है कि आप मैसेज भी कर सकते हो, मैंने चैट बॉक्स भी ओपन किया हुआ है, आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो आप जो है आप एक में एक कोई स्टूडेंट है उसने कहा इंग्लिश में पीडीएफ दीजिएगा, तो थोड़ा सा अब आप सोचोगे आपकी लैंग्वेज के हिसाब से तो थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। आपको जो प्रॉब्लम होगी आपको मैं उस पर सॉल्यूशन दे सकता हूँ, बाकी पूरा इंग्लिश में पीडीएफ तो फिर थोड़ा सा अभी टिपिकल होगा। कोशिश हालांकि मैं करूंगा, अभी मेरे पास है नहीं। तो अभी आप बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, भारत के भूगोल में ऑब्जेक्टिव स्टडी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है?
तो फिर मैं उसी के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करूँ, क्योंकि अब यहाँ पे हम आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, ना आपको सिलेबस पढ़ाने के लिए आए। आपकी जो प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम से कंसल्ट कीजिए, और अगर कोई भी ऐसी चीज जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। सर स्टडी मटेरियल, स्टडी नहीं होता, स्टडी मटेरियल होता है, STUDY, स्टडी नहीं होता, स्टडी होता है। मैं अभी भेज दूंगा। इस क्लास के बाद जैसे ये क्लास खत्म होगी विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको जो है PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा। लेकिन केवल उसके लिए ये हम लोगों ने क्लास ऑर्गेनाइज नहीं की है। सर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन और सर ये थ्योरीज दो हैं जो हम लोग को मिली इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। अभी आप आज का टॉपिक है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो भारत के भूगोल से आप हमसे बात कीजिए, ठीक है। वान क्यूनन का मॉडल और वेबर की थ्योरी वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जब उस दिन उसका पोर्शन आएगा उस दिन उस पर चर्चा की जाएगी। तरीका यह है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसी पे कंसंट्रेट हो। ह्यूमन ज्योग्राफी ना ये सब अभी कुछ नहीं, अभी बिल्कुल आपको एकदम टू द पॉइंट है कि आज अगर हम रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई ऐसा पोर्शन है उस पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आपको क्या समझा सकता हूँ। क्योंकि आप तभी तो आप पूछोगे ना जब आपने पढ़ा होगा। टाइपिंग बोर्ड ट्राई करना पड़ेगा। सर क्लाइमेट समझा दीजिए। क्लाइमेट समझा दे, मतलब क्लाइमेट ऑफ इंडिया ना, जिसमें जो है yes, जिसमें जो है कोपेन महोदय का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया है वो समझा दें आपको। yes, लेकिन एक बात समझ लो, मैं आपको बता दूं कि कोपेन महोदय का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उससे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे तो जैसे वो पूछेगा जो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पाई जाती है, CWG पाई जाती है, AW पाई जाती है, मानसूनी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, AM किया गया है, स्टेपी के लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया है, एस किया गया है, तो वो आपको मैं अभी बता दूंगा, ठीक है, वो आपको समझा दूंगा। ये आपका ठीक है। और बताइए किसी को कोई सवाल? अभी हम लोग इस पे जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बताइए आप। सर मिनरल रिसोर्सेज बता दीजिए। मिनरल रिसोर्सेज बता दें। मिनरल का मतलब क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि हम लोग मिनरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं और आपको पता है कि यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा? मिनरल से जो सवाल पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे, आपने सोचा है? मिनरल से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपको? मिनरल से जब सवाल पूछे जाएंगे कि प्रोडक्शन क्या है, जैसे आयरन ओर है तो आयरन ओर का क्या बोलते हैं डिपॉजिट कौन सा है, भारत का ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे सबसे ज्यादा डिपॉजिट है, और कौन सा ऐसा प्रोविंस है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ आयरन ओर, कौन कौन सा सबसे बेहतर होता है, कौन सा खराब होता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सवाल, यस सर, हाँ, तो आपको यहाँ पे सवाल करना पड़ेगा। और सर मिनरल रिसोर्सेज में अगर हम लोग सर मतलब टाइप मिनरल रिसोर्सेज में टाइप जैसे आयरन और बॉक्साइट और वो सब तो कर लेंगे सर। सर ये पूछना चाहते हैं प्रॉपर्टीज भी आएंगी और ये मेथड्स ऑफ जो मतलब मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एंड ग्राइंडिंग ना इतना ये पहली बात तो आप समझ लो कि जो भी ये पेपर बनने जा रहा है, ये भी जो पेपर बनना जा रहा है बहुत ही सिंपल पेपर आएगा। आप ये मत सोचिए कि बहुत टिपिकल पेपर आएगा, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पेपर आएगा। और तो बिल्कुल इसके लिए सब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा आपको क्या करना है। सर एक चीज और सर, हाँ पूछो। सर ये कह रहे थे हम ये 5 to 6 जो है वो छोटे छोटे टॉपिक है सर, आप उनका ब्रीफिंग दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। एक इसमें से पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंडिया, अभी समझो, अभी प्लानिंग, डेवलपमेंट, फ्लड प्रोन एरिया। अभी देखो आप हमारी बात समझो, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास समय बहुत कम है, ये बात तो आपको भी समझ में आ गई होगी, ठीक। और हम आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे। आपको पता है एक टॉपिक को पढ़ाने में कोपेन में आपको कम से कम 50 मिनट चाहिए। जिस कॉन्सेप्ट के लेवल से आपको समझाना है कोपेन, उसको समझाने पढ़ना नहीं है
मैं अभी आपको थोड़ा ब्रीफिंग सा चाहते थे बस इसमें से एक जो प्रश्न पूछा गया था कोपेन का, मैं थोड़ा सा उसको बता दूं जहां से सवाल बन सकता है, उसके बाद में मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस सर। तो देखो, एक अभी बहुत ज्यादा इस पे हम डीप पे अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो एक इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, यस सर। और Yes, इस sir. इंडिया के मैप में मोटा मोटा जो कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से जो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और पूछा कहा जाता है कि जैसे ई जलवायु है, ई जो उनका ई टाइप है, तो वो कहाँ पाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर वाले region। जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी देखो दूसरी जलवायु है उसके जस्ट नीचे BS। अभी मैं देखो आपको इसको एक एक चीज क्लियर करूंगा, समझाऊंगा कि इस गुर का मतलब क्या होता है और कोपेन ने उसका इस्तेमाल क्यों किया। तो ये पूरा 50 से 60 मिनट का एक लेक्चर हो जाएगा, लेकिन आप अभी इतना समझ लो कि जो सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे BSHW, बी जलवायु, उसका सब टाइप SHW, उसके अलग अलग टाइप हैं। जब आप इन शब्दों का समझोगे तब आपको पूरा कोपेन समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो मोटा मोटा सवाल पूछा जा सकता है, तो ये देखिए कहाँ पर पाया जा रहा है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र पर। अब देखो आपसे पूछा जाए कि जो है थार के मरुस्थल में कौन सा जलवायु पाई जा रही है, BWHW। हिमालय में पाई जा रही ई का जलवायु, थार के मरुस्थल में पाई जा रही BWHW। और जहां पर हम रहते हैं मिड इंडिया, वहां पे कौन सी पाई जा रही, CWG। कौन सी पाई जा रही है? CWG। पश्चिमी घाट, ये देखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर कौन सी पाई जा रही है? AMW। यहाँ पर देखो बेटा, जो अरुणाचल प्रदेश का मैं अपना कर्सर भी स्टार्ट कर ले रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश का जो ये रीजन है, यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है, DFC यहाँ पर पाई जा रही है। तमिलनाडु के तट पर कौन सी पाई जा रही है? AS। कौन सी पाई जा रही है? AS। और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेट्यू, यानी दक्कन का जो पठार है, वहां पर पाई जा रही AW। कौन सी पाई जा रही है? AW। यही सवाल पूछा जाएगा आपसे कि CWG कहाँ पाई जा रही है। पूछा जाएगा हिमालय में कोपेन, हाँ हिमालय के क्या बोलते हैं, कोपेन के वर्गीकरण में हिमालय में पाई जाती है निम्न में से कौन सी जलवायु। ई दे देगा, DFC दे देगा, AW देगा और AMW दे देगा। तो हिमालय का जो पश्चिमी पार्ट है वहां पर कौन सी पाई जा रही है? ई पाई जा रही है। बस अभी इतने लेवल पे आपको इतना समझने की जरूरत है। बाकी A का क्या मतलब था, B का मतलब क्या था, C का मतलब क्या था, ठीक है, D का मतलब क्या था, E का मतलब क्या था, उसके बाद छोटे छोटे जो है स्मॉल W का मतलब क्या था, G का मतलब क्या था, S का मतलब क्या था, H का मतलब क्या था, W का मतलब क्या था। ये आप जब कभी अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम लोग जब इस एग्जाम को क्रॉस करने के बाद, मतलब 16 के बाद 31 तक जो एग्जाम है, इसको क्रॉस करने के बाद कभी कोपेन पे चर्चा करेंगे तो स्पेशली उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम ये समझने कि कोपेन से सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, लड़का कह रहा है बेटा आवाज अपने आप को म्यूट कर लो। सर, भारत की संरचना और भू उच्चवावत से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं? भारत की देखो, पहली बात तो आप समझो कि संरचना को हिंदी में बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है चट्टानों की बनावट। यस सर। चट्टानों की बनावट। तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसमें प्री कैम्ब्रियन से लेकर के जो वर्तमान का युग, जिसको हम क्वाटरनरी युग बोलते हैं, यस सर, की चट्टानें पाई जाती हैं। यानी प्री कैम्ब्रियन से लेकर के वर्तमान क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं, और उन चट्टानों में कुछ चट्टानें जो है कुडप्पा की हैं, कुछ विंध्यन की हैं। तो उसका जो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जैसे ग्रेनाइट, जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की जो ऊपरी संरचना है वो तृतीयक युग की है, टर्सरी एज की बनी हुई है। लेकिन जो हिमालय का कोर है, हिमालय के कोर में प्री कैम्ब्रियन या अजोइक एज की जो है चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे, जैसे धारवाड़ की चट्टानें हैं, ठीक है, जैसे जो है गंगा का मैदान है, जैसे जो है क्या बोलते हैं दक्कन का पठार है। तो इन अलग अलग भारत की जो जियोग्राफिकल रिलीफ्स हैं, भौगोलिक जो उच्चावच हैं, उनके अंदर कौन कौन से जो है चट्टानें पाई जा रही, कौन कौन सी चट्टानें पाई जा रही, इनका अध्ययन
इनके अंतर्गत जो सवाल पूछे जाएंगे वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत पूछा जाएगा। ठीक है। Yes, sir. अगर इसको आप डिटेल में आप चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इस पे जो है अपने YouTube चैनल पे, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो भारत की भूगर्भिक संरचना पे मैंने एक पूरा का पूरा एक लेक्चर अपलोड किया है। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो अभी आपके पास में वहां जाकर पढ़ सकते हो। अब जो है उच्चावच का मतलब क्या होता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण भारत की जो ऊपरी सतह है, रिलीफ का मतलब उच्चावच, जैसे हिमालय पर्वत हो गया जिसको हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं, उसके जस्ट दक्षिण में महान मैदान हो गया जिसको सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र गंगा का मैदान बोलते हैं। फिर उसके दक्षिण में जो है क्या बोलते हैं, हमारे पास दक्कन प्लेट्यू हो गया, और दक्कन प्लेट्यू और महासागर के मध्य जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान हो गया। तो ये जो ऊपर का जो पूरा पोर्शन है जो हमको ऊपर से दिखाई पड़ता है, ऊंचा नीचा हुआ भाग, इसको रिलीफ बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना या भारत का सबसे नवीनतम संरचना कौन सी है, भारत की सबसे पुरातन संरचना कौन सी है, कौन सा पर्वत भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है, कौन सा पर्वत भारत का सबसे पुरातन पर्वत है, तो यहाँ पे ये सवाल बन सकते हैं। हिमालय पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, हिमालय पर्वत की चौड़ाई औसतन कितनी है, बस समझ आ रही है। हिमालय की कौन सी श्रृंखला सबसे ऊंची है, कौन सी श्रृंखला जो है सबसे नवीनतम है। जैसे हिमालय का जो निर्माण हुआ तो उत्तर से दक्षिणी क्रम में हिमालय की श्रृंखला का निर्माण हुआ, तो शिवालिक जो हिमालय है सबसे दक्षिण वाला, वो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रृंखला है। और भारत में कि ट्रांस या तिब्बत हिमालय का भारत में विस्तार नहीं पाया जाता, तो भारत के संदर्भ में जो महान हिमालय है उसको जो है भारत की सबसे, हिमालय की सबसे जो है प्राचीनतम संरचना मानी जाती है। तो दून और द्वार कहाँ है, मध्य और शिवालिक हिमालय के मध्य कहाँ क्या पाया जाता है, ठीक है, मध्य ही शिवालिक हिमालय के मध्य क्या क्या पाया जाता है, क्या बोलते हैं मध्य और महान हिमालय के मध्य क्या क्या पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बहुत नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन सवाल पूछा था, उसकी एग्जैक्ट हाइट भी पूछी जा सकती है, 8,611 मीटर एग्जैक्ट हाइट। मान लीजिए कोई आदमी थोड़ा सा टिपिकल बनाएगा सवाल तो 8,000 उसके एग्जैक्ट हाइट पूछा जा सकता है। तो जो क्या बोलते हैं, जो फिजियोलॉजी है या जिसको रिलीफ बोलते हैं, उससे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो थार कमर स्थल विकसित हुआ, किस कारण से विकसित हुआ पूछा जा सकता है, अरावली पर्वत श्रेणी के कारण विकसित हुआ, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि दक्कन का पठार एक दृढ़ भूखंड है कि नहीं है, तो दक्कन का पठार या जो दक्षिण का प्रादेशिक पठार है वो एक दृढ़ भूखंड है, लगभग जो है इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था को प्राप्त कर चुका है। तो बहुत सवाल जो है यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला हो गया स्ट्रक्चर यानी संरचना, जहां पर चट्टानों के प्रकार और भारत के किस रिलीफ में कहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। और उसके बाद जो दूसरा है भारत की भौगोलिक संरचना के बाद भारत का उच्चावच के अंतर्गत उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके दक्षिण में महान मैदान, उसके दक्षिण में क्या बोलते हैं प्रादेशिक पठार, दोनों तरफ के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, उनके मध्य जो है पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान, मतलब पर्वत और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य तटीय मैदान, और थार का मरुस्थल। तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं। उसके बाद जो है जो मुख्य सवाल बनते हैं किसी भी परीक्षा में, क्लाइमेट से बनेगा, क्लाइमेट से ऑरिजिन ऑफ इंडियन मानसून और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया बाय कोपेन एंड थार्नथवेट, जिसमें कोपेन को विशेष रूप से पूछा जाता है क्योंकि थार्नथवेट थोड़ा सा टिपिकल बनते हैं। क्योंकि परीक्षा को बहुत आसान तरीके से लेना है, बच्चों को दिक्कत ना हो, तो जो भी एग्जामिनर पेपर बनाएगा बहुत टिपिकल नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ISPCS के एग्जाम का पेपर नहीं बनाने जा रहा है। एक सामान्य तरीके से आपका जो नॉलेज लेवल है उसको चेक करना है, ठीक है। और यहीं पर थोड़ा सा जो MA के बच्चे हैं उनमें प्लानिंग का पुट दे दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो बात किया जाएगा तो वो पूछा जा सकता है कि मानसून, ऑरिजिन ऑफ इंडियन मानसून के बारे में पूछा जा सकता है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है, भारत की प्लानिंग रीजन क्या है, मैक्रो लेवल प्लानिंग क्या होती है, मेसो लेवल प्लानिंग क्या होती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है उसमें जो है प्लानिंग का पुट होगा। बाकी ओवरऑल मिनरल रिसोर्सेज क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, भारत में कौन से मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा प्रदेश आयरन ओन में जाता है, कौन सा प्रदेश कोल में जाता है, कहाँ पर कोल का डिपोजिशन ज़्यादा है, कहाँ पर आयरन ओन का जो है डिपोजिशन ज़्यादा, ये सब सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। और कोई सवाल?
यस सर। सर इंडियन ज्योग्राफी का तो चलो ठीक है, लेकिन सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये मैंने बताइए, कहा, उसका मैंने एक लाइन आपसे कहा, जो अभी बताया जा रहा है उसके बारे में पढ़ो, नहीं तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं। सीधी बात। सर एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट के बारे में बता दीजिए। हाँ, भारत का जो, देखिए भारत का जो हेलो। हाँ हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ बताइए मैम। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्लास शेड्यूल्ड है, उसी दिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सवाल बताए जाएंगे। हाँ, अभी जो आप, थैंक यू। मैं मेरी क्लास आप नहीं। भेजेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्लास किस दिन होगी, अभी हम भेजेंगे लिख के। आप जी, लोग जी। परेशान ना हो। आज मैम, कल भारत है। के भूगोल की करें। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों की कल है बेटा, मुरली सर लेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपके जो भी सवाल हो सकते हैं, जो भी सवाल हो सकते हैं, ठीक है, आपके Yes, जितने sir. भी क्वेरीज हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको पूछ सकते हो, अभी आपके पास है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बाद में देखा जाए। एग्रीकल्चर में देखो सवाल कहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहले तो एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन से पूछे जाएंगे सवाल, कि हरित क्रांति थी क्या, किसने स्टार्ट की और किस फसल से स्टार्ट हुई, और इसका प्रभाव भारत के किन किन रीजन में हुआ। जैसे भारत में हरित क्रांति की जनक स्वामीनाथन माने जाते हैं, स्वामीनाथन, ठीक है, पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलाग माने जाते हैं, ठीक। और उसके बाद भारत के 3 ऐसे रीजन थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन पूरी तरह से जो है सक्सेसफुल रहा। कब से? 1966 से लेकर के 1985 तक ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट 1 था, 1985 से लेकर 92-93 तक पार्ट 2 था, और 1992 से लेकर के 2000-2003 तक पार्ट 3 था। और वर्तमान में जो विवाद की जा रही थी कि भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है, फूड ग्रेन का मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें जो है कौन कौन सा है, गेहूं है, चावल है और मोटे अनाज है, इनका उत्पादन जो भी वर्तमान में कंडीशन है, जैसे मान लीजिए 210 मिलियन टन है, तो उसको जस्ट डबल करना। यस। तो इसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन सेकेंड, यानी हरित क्रांति का दूसरा दौर, या हरित क्रांति का या द्वितीय हरित क्रांति, ठीक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन की कॉन्सेप्ट आई थी, मुख्य रूप से 2 खाद्यान्नों को लेकर के आई थी। एक आया था गेहूं का और दूसरा आया था राइस, या गेहूं और चावल का। हाँ, उसके बाद एग्रीकल्चर से सवाल पूछा क्या जा सकता है, एग्रीकल्चर से जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है, फिर वही बात कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य है जहां पर ठंडियों में चावल उत्पन्न किया जाता है, क्या बोलते हैं होता है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर चावल की तीनों किस्में आस, अमन और बोरो उत्पन्न की जाती हैं। तो ये सारे सवाल, उसके बाद मोटे अनाज जैसे कहाँ पर चना ज्यादा होता है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, बावजूद इसके कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पेपर अगर बनाएगा तो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कहाँ और किस राज्य में होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, गेहूं का कौन सा बड़ा उत्पादक है, चावल का कौन सा बड़ा उत्पादक है, यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एमए वालों के लिए थोड़ी सी हो सकती है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना प्रतिशत है, कुल अर्थव्यवस्था जो है उसमें लोगों को रोजगार देने में कितना प्रतिशत है। तो एग्जैक्ट जो वर्तमान में डाटा है, जो आंकड़े हैं, आपको उनको जाकर के देखना है। इस 14.5% जो है लगातार जो है, उसके बाद आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था और जीडीपी में कृषि का योगदान कम होता जा रहा है, जो कि अर्थव्यवस्था का एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में टर्सरी और क्वार्टरनरी जो है सर्विसेज है, उनका योगदान बढ़ता जाता है, तो ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था जो ग्रोथ कर रही है, डेवलपिंग इकोनॉमी जो है डेवलप हो रही है। तो ये सारे सवाल जो है प्रोडक्शन से और ग्रीन रेवोल्यूशन से और इंडियन इकोनॉमी में जो पोर्शन कितना है उसके डेटा से संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं एग्रीकल्चर में। और पूछिए पॉपुलेशन और सर इंडियन ज्योग्राफी में उत्तर प्रदेश से क्या पूछा जाएगा? उत्तर प्रदेश का टॉपिक क्या आपका सिलेबस है? कभी आपने सिलेबस पढ़ के देखा है? सर क्वेश्चन तो सर आ जाते ना। तो उत्तर प्रदेश से स्पेसिफाई कोई जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि गेहूं के उत्पादन में या चावल के उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश का तो स्थान है ही। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से सवाल पूछा जा रहा है, वो ये नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे। अर्बनाइजेशन बता दीजिए। अब जो है अर्बनाइजेशन से क्या पूछा जा सकता है, 2011 की यानी 2011 की जो पॉपुलेशन एज पर सेंसस ऑफ 2011
क्योंकि अभी 2021 की जनगणना होने वाली है, ठीक है। तो 2011 में ऑल इंडिया अर्बनाइजेशन का लेवल क्या रहा है, और यहाँ पर 31.8 ऐसे कुछ था, अभी मुझे क्या बोलते हैं अर्बनाइजेशन का लेवल पता करना है, और उसमें आपको ये भी पता करना है कि भारत का कौन सा राज्य, विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इंडिया। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा राज्य जनसंख्या के क्रम में सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है बड़े बड़े गाँव पाए जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा समृद्ध गाँव पाए जाते हैं। तो अर्बनाइजेशन से ये सवाल पूछा सकता है कि स्टेटस क्या है, लेवल क्या है, और स्टेट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। यही सवाल बन सकता है आपको पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से पूछा जा सकता है कि पॉपुलेशन का लेवल क्या है और एनुअल पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है। यानी 1991 से लेकर के 2001 तक, स्पेशली आपसे पूछा जाएगा 2001 टू 2011, 2001 से लेकर के 2011 तक भारत की जो जनसंख्या रही है उसकी वृद्धि दर क्या रही है, वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है, और 10 ईयर्स की जो है वृद्धि दर क्या रही है, पॉपुलेशन कितनी है, एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, कौन सा राज्य जो है वहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, कौन हाईली डेंस पॉपुलेटेड है, कौन सा जो है लोवेस्ट डेंस पॉपुलेटेड है, कहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जा सकता है। यहाँ से आपसे जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। यस सर, ठीक है, यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछो बेटा। ओके सर, ओके, थैंक यू। केस स्टडी में झारखंड के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो जो दिया है सिलेबस में सर। क्या पूछा है, क्या दिया सिलेबस में सर? फिफ्थ यूनिट में केस स्टडी में झारखंड के बारे में दिया है। हाँ, अगर केस देखो, पहली बात तो आप समझ लो बेटा कि केस स्टडी में अगर झारखंड के बारे में दिया हुआ है तो आपका एमए फाइनल है ना? जी सर, जी। हाँ, तो एमए फाइनल में आप देखो, ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो झारखंड की फिजियोग्राफी क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल यही बनना, यहाँ नहीं बनना है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं तो फैक्चुअल चीजें ही उठाई जाती हैं। झारखंड का गठन कब हुआ, अभी मेरा जो है मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोग फिर से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तुरंत इसी लिंक को जो टैप करके तुरंत आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं तुरंत मीटिंग स्टार्ट करूंगा। तो पूछा जा सकता है कि फिजियोग्राफी, झारखंड की फिजियोग्राफी क्या है, भारत में झारखंड का अस्तित्व कब है, किस ईयर जो है झारखंड का गठन हुआ, झारखंड किन किन जो है मिनरल्स में रिच है, किन किन जो है क्या बोलते हैं क्रॉप्स में रिच है, इकोनॉमी का सोर्स क्या है। बस इससे ज्यादा सवाल झारखंड से नहीं पूछे जाएंगे। वहां पर अर्बनाइजेशन का लेवल क्या है और वहां पे पॉपुलेशन का लेवल क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड, यहाँ पे तो आपसे झारखंड की प्लानिंग के बारे में पूछा नहीं जाएगा और वहां से कोई सवाल भी नहीं बनता है। वहां पे सवाल बनेगा तो यूपीएससी वाला भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई भी जो है इतने मेसो और माइक्रो रीजन का इतने अच्छे से स्टडी नहीं करता है, ठीक है? तो वहां पे जब भी कोई जो है जैसे आप ही जो पैटर्न चल रहा है, जब भी कोई इस तरह का स्पेसिफाई एरिया का सवाल पूछे जाएंगे तो ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, वहां पर मिनरल्स की क्या क्या कंडीशन, किन किन मिनरल्स में रिच है वो, आयरन ओर में उसकी स्थिति क्या है, कोल में क्या स्थिति है, और कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं। जैसे झारखंड में कोयले की कौन से प्रमुख खान है, कौन सी खान पे जो है सबसे ज्यादा मोटे कोयले की लेयर पाई जाती है, ठीक है? कौन कौन सी जो है खान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है, वहां पर एनर्जी रिसोर्सेज की क्या कंडीशन है, क्या वहां पर कोई जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है या फिर वहां पर कोई जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो जो फैक्चुअल चीजें हैं आप बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में हटा दीजिए, यहाँ से आप पे कॉन्सेप्ट से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। ओके। और किसी को कोई सवाल पूछना है? सर फॉरेस्ट हाँ बोलो सर, फॉरेस्ट रिसोर्सेस। हाँ, फॉरेस्ट, अगर इंडिया के बारे में फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा तो एज पर जो लेटेस्ट जो है सर्वे ऑफ FSI की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार सबसे पहला पूछा जाएगा कि भारत में 24% पाया जाता है, फिर 24.04% पाया जाता है कि जो टोटल ट्री कवर या फॉरेस्ट एरिया वो है कितना। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं और कौन सा राज्य है जहां पर रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटीज आफ्टर इंडिपेंडेंस से कैसे क्वेश्चन आएंगे?
ये एमए फाइनल का, मैं भी पहले मैं फॉरेस्ट बता दूं, मैं बताता हूँ रीजनल डिस्पैरिटी और स्टेप आपका, चलने दीजिए मोहतरमा। तो अभी एक सवाल का जवाब पूछ लीजिए। ठीक, तो फॉरेस्ट से ये सवाल पूछा जा सकता है कि लेवल क्या है फॉरेस्टेशन का भारत में, और कौन कौन राज्यों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद परसेंटेज, जो स्टेट का परसेंटेज है, जैसे एक माना जाता है कि किसी भी स्टेट का जो टोटल एरिया है उसका 33% होना चाहिए। अगर फॉरेस्ट एरिया है तो माना जाता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस है। तो या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए कितना प्रतिशत या कितना तिहाई, वो 1/3 लिख के दे देगा, 1/2 लिख के दे देगा, 1/3 लिख के दे देगा, 1/4 लिख के दे देगा। तो फिर आपको वहां पे करना है कि 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल जो 33% होना चाहिए। फिर उसके बाद भारत के कौन कौन से स्टेट है जहां पर जो उनका टोटल एरिया है, जैसे आप मेघालय की बात करो, आप मेघालय की तुलना करोगे आप उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में 4 से 5% ही जो है वन क्षेत्र है। मेघालय का पूरा लैंड कवर ही जो है फॉरेस्ट। यस सर। या इसको रीजनली भी ले सकता है कि मान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मिडिल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो सबसे ज्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये चीजें आपको जो है कुछ, ये चीजें आपको तब आपके अंदर एक व्यू डेवलप होगा जब आप पढ़ोगे, एक बड़े स्तर पे आप पढ़ोगे, ह्यूज स्टडी करोगे, तो वो अभी संभव नहीं। लेकिन आप मोटा मोटा जो अगर फॉरेस्ट से सवाल पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत का जो फॉरेस्ट कवर जो है परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज पूछ सकता है। उसके बाद कौन कौन से स्टेट है जहां पर एरिया सबसे ज्यादा है, और फिर कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पर परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है, यस सर। मैं भी आपको दूंगा तो उसमें एक बड़ा आसान से आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा एक बार आप इसको देख लोगे। यस सर, यस सर। ऐसा कुछ नहीं, और आप यकीन मानो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम बहुत ही टिपिकल होने जा रहे हैं। बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम कैसे क्वेश्चन आएंगे? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सर देखो, ट्रांसपोर्टेशन से जो सवाल पूछे जा सकते हैं, नेशनल हाईवेज का जो भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, NH कौन सा है जो भारत का सबसे लंबा NH है, कौन सा है? NH7, हाईवे नंबर 7। ठीक है, 7। बस आपसे हाईवेज के बारे में पूछा जा सकता है। बाकी इस लेवल के एग्जाम में ट्रांसपोर्टेशन से बहुत कोई टिपिकल सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके सर। भारत की सबसे ज्यादा माल क्या बोलते हैं जो ढुलाई करती है, इंडियन रेलवेज करती है। ठीक है, यस सर। यहाँ पर कनेक्टिविटी क्या है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे, जैसे नेशनल हाईवे नंबर 7, तो जब यूपीएससी का सवाल पूछा जाता है तो पूछा जाता है नेशनल हाईवे नंबर पे कौन कौन से शहर पड़ेंगे, कौन से कनेक्ट करते हैं। तो बहुत टिपिकल बेटा है वो, आपके इस लेवल से मुझे मेरे ख्याल से इतना टिपिकल पेपर बनाएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत होगी। अभी तो आप बेसिक आपको पता होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे सर इरिगेशन से, अभी इरिगेशन मैंने बताया, आपने ध्यान से सुना नहीं है। इसका मतलब एग्रीगेशन का मतलब ही तो कृषि होता है। अभी कृषि मैंने बताया कि नहीं बताया आपको? यस सर, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई सवाल? ड्रेनेज सिस्टम को बता दें तो। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम, कितने लोग हिंदी इसका पता है? ड्रेनेज सिस्टम का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब होता है भारत का जो रिवर सिस्टम है। और ये यहाँ पे इसने बहुत अच्छा सवाल पूछा, यहाँ से सवाल बनने। गंगा कहाँ से निकलती है, किन किन, गंगोत्री, और कहाँ पे जाके अपवाहित होती है। ठीक है, यमुना कहाँ से निकलती, कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है इसका, गंगा और यमुना में कौन सी मेन नदी, कौन सी उसकी जो है सब रिवर है। ठीक है, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी का जो क्या बोलते हैं डेल्टा है, वहां पे कौन सा जो है शहर बसा है, गोदावरी और महानदी के डेल्टा के बीच में कौन सा सिटी है, झील पाई जाती है। दक्षिण की गंगा किस जो है नदी को कहा जाता है। ठीक है, कावेरी। तो ये सब सवाल जो है निश्चित रूप से रिवर सिस्टम से तो एक सवाल पूछा ही जाना है, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इंडियन रिवर सिस्टम से एक सवाल पूछा जा सकता है। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, यानी नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया की जो नदियां हैं, उनके बीच जो बेसिक डिफरेंसेज हैं वो क्या है, उससे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा जा सकता है एमए फाइनल वालों के लिए। जैसे जो उत्तरी भारत की नदियां होती सदाबहानी होती हैं, साल भर उनमें पानी रहता है। दक्षिण भारत की नदियां सूख जाती हैं। उत्तर भारत की नदियों की तुलना में दक्षिण की भारत की नदियां जो है रैपिड्स और वाटरफॉल बहुत बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो धरातल है अपेक्षाकृत कठोर है, तो ज्यादा गहराई में प्रवाहित नहीं होती है। वी आकार की और आई आकार की घाटी ज्यादा नहीं बनती है। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन नॉर्थ इंडियन रिवर्स एंड साउथ इंडियन रिवर्स, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा। ओके सर, डेल्टा एक्चुअली इसके बारे में ज्यादा पूछ सकते हैं।
डेल्टा जैसे भारत में सुंदरवन है, गंगा नदी बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्या बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी जहाँ पर मिलती है वहां पर एक रिवर आइलैंड बनता है, माजुली जिसको रिवर बोलते आइलैंड हैं। बनता है, माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है, वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हालांकि तो जिला की संख्या दी गई ना उसको। जो सवाल पूछा जाए अभी उसी पे रहो, ज्यादा भागोगे तो यहाँ पे ज्ञान का प्रदर्शन मत करो। वो आपसे जिला नहीं पूछा जाएगा कि जिले की संख्या दी जाएगी नहीं दी गई, वो केवल इतना पूछा जाएगा कि माजुली जो है किस नदी पर है। ठीक है, या भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। और कोई सवाल? सर इंडस्ट्री से क्या पूछा जाएगा? इंडस्ट्री से क्या पूछा जाएगा? इंडस्ट्री से पूछा जाएगा भारत की जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आयरन ओर हो गई, आयरन स्टील हो गई, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई। तो ये इंडस्ट्रीज, इनका पहला कारखाना कब लगा, वर्तमान में कौन कौन से कारखाने काम कर रहे हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग में भारत का सबसे ज्यादा चीनी कौन सा राज्य उत्पादित कर रहा है। भारत का सबसे ज्यादा जो है सूती वस्त्र की जो है मिलें किस शहर में है। कौन सी सिटी को कॉटन और पॉलिश ऑफ इंडिया कहा जाता है। कौन सी नदी को जो है पूरब का मानचेस्टर कहा जाता है। कौन सी शहर, क्या बोलते हैं, शहर को नॉर्थ इंडिया का मानचेस्टर कहा जाता है। तो ये सब जो सवाल हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मुंबई को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है, ठीक है। कानपुर को जो है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था, अब भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है साउथ इंडिया में जो है शुगर इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हुई, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर गन्ने जो होता है उसमें मिठास की मात्रा अधिक होती है, और क्या जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ओशंस की वो है। तो इंडस्ट्री से जो कोर इंडस्ट्रीज है वहाँ पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से संबंधित सवाल, और जैसे पेपर इंडस्ट्री में पूछा जा सकता है कि ये पेपर मिल कहाँ पर स्थित है और ये कब लगाई गई, भारत की पहली पेपर मिल कौन सी थी। तो ये सब सारे सवाल जो है आपको एक बार जब आप पढ़ोगे तो आप उसको जो है आइडेंटिफाई करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। यस सर। और सर ये जो आर.सी. तिवारी की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक है इंग्लिश में सर, तो उससे पढ़ लेंगे तो सारे टॉपिक सर कवर हो जाएंगे। अभी आप नहीं, देखिए अभी आपके पास इतना कम समय है, अब आपने आर.सी. तिवारी पढ़ना शुरू किया तो केवल आप आर.सी. तिवारी इसीलिए पूछ। और किसी को कोई सवाल पूछना है? अभी जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप जो भी लोग जुड़े हैं आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। फोन करते थे ऐसा कैसे लोग लाइव दोनों नहीं हो ये सब हैं लाइव फोटो नहीं दिखाया, फोटो तब दिखाए ना जब चालू करी हो। हेलो अब आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। सर टॉपिक से हटके है थोड़ा पूछने। टॉपिक से सर नहीं सर एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट मैंने बहुत पढ़ाया तुमको कॉलेज में। नहीं सर, कैसे सवाल पूछे? ना अभी नहीं। अभी जो सवाल अभी इस पे जो पूछा जा सकता है उससे आप पूछ सकते हैं। हाँ, इंडिया में एनवायरनमेंट के पोर्शन से सवाल क्या पूछे जा सकते हैं ये मैं बता सकता हूँ। जी सर बताइए कुछ। जैसे इंडिया में एनवायरनमेंट से जब सवाल पूछे जाएंगे कि नेशनल पार्क कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं और कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बर्ड सेंचुरी कौन कौन सी है कहाँ पर है। जैसे सलीम अली जो है बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। भारत का जो सबसे पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है वह कहाँ पर है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे भारत का सबसे पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। तो ये नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी और मैरीन पार्क, इनके बारे में जो है इनकी कहाँ कहाँ पर सिचुएशन है और किन किन राज्य में और किसके लिए फेमस है वो आपसे पूछे जा सकते हैं सर।
इन स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया। और भारत की कौन कौन सी वल्नरेबल मतलब जो है संकट वाली जो लुप्त प्राय वाली जो प्रजातियां हैं उनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। जैसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है वल्चर्स जो है भारत में या गिद्ध कैसे जो है समाप्त हो गए, बड़ा बढ़िया सवाल है, लगभग पूछा जाता है। तो डिक्लोफेनाक नाम की एक और दवाई जो है जानवरों को दी जाती थी और उसके कारण जो है जब जानवरों का मृत शरीर उन्होंने खाया तो इनके शरीर में जो है क्या बोलते हैं उनसे उनके लड़ने के प्रति जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप हो पाई, जिसके कारण जो है भारत में वल्चर्स खत्म हो गए या लगभग खत्म होने की कंडीशन पर। जैसे हमारे यूपी में कई सारे जो है बर्ड सेंचुरीज हैं, सवाल पूछे जाते हैं। नवाबगंज में है, इसको चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। तो ये जो सिचुएशन और लोकेशन जैसे सवाल हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, गिर गुजरात का काहे लिए फेमस है, किस जानवर के लिए फेमस है, वाइल्ड एज एनिमल है कहाँ पर है और किस लिए फेमस है। तो यहाँ पर जैसे काजीरंगा काहे लिए फेमस है, काजीरंगा जो है एक सिर वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और वो बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं, उस पर कहीं कोई सवाल कोई नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस से बाहर रहा है। और किसी को कोई सवाल पूछना है? देखो बेटा एक बार कोशिश किया करो, तुम लोग जब क्लास किया करो तो अपना वीडियो ऑन किया करो, उससे होता है कि टीचर को आपको क्या बोलते हैं आपको रीड करने में आसानी होती है। वैसे हमको लगता है कि जो हम कहीं कमरे में बंद हैं और अपने से ही बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती होगी। नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, कॉन्फिडेंस बहुत है, वो उसमें लगा विषय। हम आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं। और किसी को कोई सवाल पूछना है? एक मिनट सर। हेलो जी मैम। हेलो अनिल सर। हाँ मैम आ रही है आवाज आपकी। ओके, आर यू गेटिंग मी? ओके। और किसी को कोई सवाल पूछना है? तो काफी लंबा सेशन हो गया है आपका काफी लंबा सेशन हो गया है। मेरे ख्याल से अब ज्यादातर बच्चों के जितने भी शंकाएं थी उन सबका समाधान हो चुका है और आपने बहुत समय दिया बच्चों को, बड़े अच्छे से समझाया, लगभग पूरा सिलेबस आपने कवर किया है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे की कोई क्वेरी है। सर एक टॉपिक बचा है अभी सर, सिंचाई के बारे में कुछ बताइए। तुम साल भर पढ़े हो हमसे, अभी तुम्हारा टॉपिक पढ़ा है? नहीं सर, सिंचाई सर मतलब बताइए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे। सिंचाई का मतलब क्या होता है? मतलब सिंचाई इरिगेशन का मतलब क्या होता है? जब हम सिंचाई टर्म यूज करते हैं इरिगेशन तो हम क्या समझते हैं? बरसात में जो पानी, वैसे बताओ भारत की सबसे ज्यादा इरिगेटेड फसल कौन सी है? गेहूं है कि धान है? सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता सिंचाई की आवश्यकता किस फसल को होती है? सर धान को बस यही आप लोग गच्चा खा गए। धान को तो ऑलरेडी पानी मिलता ही है यार, मानसून के समय होती है तो सबसे ज्यादा गेहूं। आपको पता है गेहूं को सिंचाई की आवश्यकता होती है। इरिगेटेड फसल कौन सी है? गेहूं है। क्योंकि सर ये अच्छा ये शीत ऋतु की फसल है तो फिर यही सब जब कॉन्सेप्ट क्लियर से पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। देखो इरिगेशन में सवाल क्या पूछे जा सकते हैं? इरिगेशन का डेटा पूछा जा सकता है। भारत में जैसे 3 मुख्य साधन है, नहरें हैं, नलकूप है और टैंक्स हैं, तालाब है। तो नॉर्थ इंडिया का ट्रेंड क्या है? नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है नहरों से होती है। साउथ इंडिया में जो सिंचाई होती है वो कहाँ से होती है? टैंक से होती है, यानी तालाबों से होती है। यस सर। स्पेशली जो हमारा जो जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर इरिगेशन का मेन सोर्स क्या है? नलकूप है। तो आपको ये डेटा कलेक्ट करना है कि भारत में सबसे ज्यादा पूछ सकता है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है, पूछ लेता है आपसे नॉर्थ इंडिया में, यानी उत्तर भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, या दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, या राजस्थान में एक नहर बनाई गई थी, राजस्थान नहर जिसको इंदिरा कैनाल भी कहा जाता है। तो इंदिरा कैनाल ये पूछा जा सकता है एमए फाइनल वालों से कि इंदिरा कैनाल का वहाँ का जो फिजियोलॉजी है, वहाँ का जो इन्वायरमेंटिक कंडीशन है, वहाँ पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्या बोलते हैं उत्पन्न हुई और जिसके कारण जो है इंदिरा कैनाल ने वहाँ पे खुशहाली तो लाई लेकिन उसके कारण और सारी समस्याएं आई। नहरों की जो सिंचाई होती है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? वाटर लैगिंग हो जाती है, ठीक है, सिल्टेशन हो जाता है। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? जल संभर विकास क्या होता है? भारत में जो है
सिंचाई में कौन कौन सी योजना कब लाई, ऊपरी रामगंगा नहर, निचली गंगा नहर कौन कौन सी रिवर से निकाली गई, शारदा नहर, ये सब प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी। और कोई सवाल किसी को पूछना है? मुझे लगता है अगर ना हो तो फिर हम लोग जो है बाकी आपको शुभकामनाएं हैं। मैं देख रहा था थोड़ा सा हल्का सा डिस्टरबेंस हुआ आपका, तो मुझे लगा कि चूंकि बच्चे हैं और आप लोगों, मुझे लगा कि आप लोग पूरा शाम का समय आपने अपना, बहुत सारे बच्चे हैं घर के, किसी से मांग कर अपना फोन लिया होगा, स्मार्टफोन, बहुत लोग पास अपना खुद का दिक्कत तो हुई है सर आज ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि अगर आपको कुछ मिलेगा नहीं तो आप थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, तो मैंने कहा आपको मैं इंटरेक्ट कर लूँ। और अगर कोई सवाल आपके पास, मैं भी आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, वो नोट्स डाल दे रहा हूँ, उसको आप, तुम लोगों को तो मिला सर हुआ है आपने ना? बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है सर। सर एक काम, सर थोड़ी मदद ये कीजिएगा सर, क्वेश्चन सीरीज सर अगर आपके पास हो कुछ, मैं ही आके सर, मैं ही आके आपको पेपर ही ना कर दूं, सबसे अच्छा। नहीं सर मतलब सर क्वेश्चन सीरीज नहीं होगी मुझे तो सर नहीं, थोड़ा नहीं सर, मुझे लगता है जब पेपर हो तो मुझे बुला लीजिएगा। देखो नहीं सर वो तो अलग होगा। आदमी का स्वभाव मिलता है कि जब आप उसको जो है क्या बोलते हैं, थाली दो तो भी खाना मांगता है, खाना दो तो फिर आदमी सोचता है कि जो इसमें दही चटनी वगैरह भी डाल दिया जाए, वो मिल जाए सर तो आप आदमी हमको सोचता सर है सारा मीठा सामान मीठा। दे दीजिए सर, खाना हम पका लेंगे। नहीं सर आपको सामान दे दीजिए, खाना हम पकाएंगे। नहीं सामान के लिए पहले मेहनत करो आप। क्वेश्चन सीरीज नहीं हाँ तो मिलेगी। मेहनत कब करेंगे जब सामान मिलेगा भाई क्वेश्चन जान। सीरीज बहुत है, ऑनलाइन बहुत है, आप अगर सर्च करोगे तो इतना मटेरियल है कि आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, और किसी को कोई सवाल पूछना नहीं तो हम इसको एंड करते हैं। एक बार मैं चैट बॉक्स देख लूँ। सॉइल चैप्टर भी बता दीजिए, सॉइल चैप्टर अब बड़ी समस्या है। सॉइल में पूछा जाएगा कि भारत में मुख्य रूप से 8 जो है प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जलोढ़ है, काली है, लाल पीली मिट्टी है, भूरी है। तो भारत में इन मिट्टियों का क्रम क्या है? सबसे ज्यादा जलोढ़ पाई जाती है। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि कौन सी मिट्टी को स्वतः जुटाई वाली मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को बोलते हैं। कपास की मिट्टी किसको बोलते हैं, तो कपास की मिट्टी काली मिट्टी को बोलते हैं। मूंगफली का उत्पादन सबसे अच्छा कहाँ पर होगा, तो काली मिट्टी में होगा। ठीक है, टर्सरी जो क्या बोलते हैं, टर्सरी एज में जो क्या बोलते हैं ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, उससे किस मिट्टी का निर्माण हुआ, तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का। हाँ, तो मिट्टी का आपको, मिट्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, और किन किन रीजन में पाई जाती है, आपको ये पता चलेगा। सॉइल प्रोफाइल से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन सॉइल प्रोफाइल बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक हो जाएगा। तो मुझे लगता है सॉइल प्रोफाइल से सवाल तो नहीं पूछा जा सकता। बहरहाल यहाँ नहीं पूछा जा सकता, एमए में पूछा जा सकता है। तो उनको एक बार सॉइल प्रोफाइल भी आप देख लीजिएगा कि ए लेवल क्या होता है, ओ लेवल क्या होता है, डी लेवल क्या होता है, आर लेवल क्या होता है, और कौन सी ऐसी मिट्टी जिसमें सबसे बढ़िया सॉइल प्रोफाइल पाई जाती है, और कौन सी ऐसी मिट्टी जिसमें सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट ही नहीं होता है। जैसे जलोढ़ मिट्टी में सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको जो है ये आपको देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। अभी इस क्लास में हम पूरा सबको आपको बताने संभव नहीं है। ये कोर एरियाज है जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और कोई? सॉइल भी हो गया, पीडीएफ जरूर दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। हम म्यूट अब नहीं है। हाँ, और उस दिन काफी बच्चे सर ज्वाइन नहीं हो पाए थे, तो सर उस दिन जो सर प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया था सर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है, उस दिन का मेरा पूरा लेक्चर अपलोड है। मैं अभी अपने कॉलेज वाले ग्रुप में डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना उसको। ठीक है सर, किस चैनल पे सर? इनसे आपस में आप लोग शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसको यहाँ बताना। ठीक है सर मैं उसमें हूँ नहीं ना, वो मिल जाएगा आपको। सब बच्चे आपस में जुड़े हुए, आपस में कलेक्ट कर देना। ठीक है, और कोई किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछे, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा इसको। सर वैसे सर आज के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, वरना सर ज्योग्राफी में बड़ी दिक्कत हो रही थी। नहीं, जब तक मैं हूँ, मैंने पहले भी क्लास में, मैंने कॉलेज में भी कहा था तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, तो समस्या इस बात की है ना, बच्चे पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे थे। जैसे सर हम लोग ज्वाइन होते थे उसमें सर, उसमें चाइना, जापान, रसिया ये सब सर पढ़ाया जा रहा, तो सर अब हम लोग सर अपना इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। चलो सर इसलिए चलो ठीक। और कोई पर्सनल बात यहाँ पे कोई नहीं? सर जी सर, लिंक भेज दिएगा सर उसका, लेक्चर का सर, परेशान सर लिंक। ऐसा करता हूँ मैंने गूगल क्लासरूम में अपनी चलो मैं दे रहा हूँ। ठीक, और कोई सवाल हो तो नहीं, मैं इसको बंद करता हूँ ना। जी सर, ठीक है फिर। ओके सर।